अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि लास्ट एपिसोड है, शॉर्ट स्टोरी है। और कहानी का नाम है मंठार और इसकी मुसन्निफ़ा है उम्मे तैफूर। और आज इसकी दूसरी और आखिरी किस्त है। वो बावर्ची खाने में चूल्हे के पास अकेली बैठी थी। नगमा और उसकी भाभियां गैस वाला चूल्हा इस्तेमाल करती थीं, जबकि बाहर बरामदे की एक तरफ मिट्टी का चूल्हा भी बना हुआ था। मगर नगमा ने सभी को गैस वाले चूल्हे के इस्तेमाल का आदी बना दिया था। एक मखसूस खौफ और डर जो उसकी भाभियों के दिल में भी गड़ा था, उसे निकालने के लिए उसने पहले खुद हर रोज़ गैस वाले चूल्हे पर खाना बनाया था। जब सब कुछ झटपट तैयार मिलने लगा तो भाभियों की भी दिलचस्पी बढ़ी। पहले चाय के लिए ही कितना इंतज़ार करना पड़ता था। मिट्टी के चूल्हे में आग अगर जल रही है तो ठीक, वरना आग जलाने और फिर चाय बनाने में कितना ही वक्त लग जाया करता था। अब तो खाना भी जल्दी बन जाता, तो भाइयों को डेरे पर जल्दी पहुंच जाता और वो खुद भी साफ़ सुथरी रहती। पहले लकड़ियों का कसीला धुआं आँखों में भरता, चेहरे पर स्याही की हल्की सी तह जम जाती थी और कपड़ों से धुएं की बू अलग आती रहती थी। इस तमाम झंझट से नगमा ने सबकी जान छुड़ाई थी। भाभियां अव्वल दिन से ही उसकी खूबियों की मौतरफ थी, अब तो मज़ीद उसके तराने गाती थी। इस वक्त भी सब रात का खाना खाकर बड़े हाल कमरे में जमा थी, जहां कुछ देर तक टेलीविज़न पर खबरें सुनी जानी थी और फिर भाइयों ने मिलकर हुकूमत की मिट्टी पलीद करने के बाद बकते झकते कमरों की राह लेनी थी। नगमा ने रात का खाना भी नहीं खाया था, दिल बेतरह उदास था। किसी से बात तक करने को दिल नहीं चाह रहा था। ज़हन में मुसलसल शेरदिल की बातें गर्दिश कर रही थीं। वो जानती थी कि शेरदिल की रोज़ीना में दिलचस्पी है, मगर इस हद तक है कि वह उससे मुलाकात ना होने के सबब कितना बेचैन और उदास सा दिख रहा था। उसकी धड़प ने अंदर तक नगमा को दुखी कर दिया था। चूल्हे के करीब बैठी माचिस की तीली से वो फर्श कुरेद रही थी और सोचों के ताने बाने बुन रही थी, जब छोटी भाभी ज़ैनब अंदर बावर्ची खाने में दाखिल हुई। उसे यूं बैठा देखकर ठिठक गई। पीढ़ी घसीटकर खुद भी वहीं आ टिकी। ए नगमा, क्या हुआ तुझे? खाना भी नहीं खाया और यूँ शाम से चुपचाप सी फिर रही है। किसी ने कुछ कहा है? नहीं भाभी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस जी ही नहीं किया कुछ खाने को। तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ तबीयत को? फक्की खानी थी अम्मा जी से लेकर। ज़ैनब बगौर उसे देखते हुए बोली। फिर एकदम कुछ ख्याल आने पर पूछा, ए सुन, शेरू ने तो नहीं तुझे कुछ कहा? एक वही है जिसकी किसी बात को लेकर तू पूरी रात कुढ़ सकती है। क्या हुआ है, बता मुझे। वह धौंस से पूछ रही थी। भाभी, शेरदिल ने कल मुझे रोज़ीना को मिलने का कहा है। कह रहा था कि उसका हाल चाल पता करके मुझे बता। साथ में उसे कह कि मुझे बोर्ड के नीचे मिले आकर। उसने सारी बात कह सुनाई। तो तू साफ मना कर देती ना, कह देती कि मुझे अम्मा नहीं निकलने देगी। तो भी ना, जितनी सियानी है उतनी ही सादी भी है। मुझसे उसे मना नहीं किया जाता भाभी, मैं उसे उदास नहीं देख सकती। पावें खुद उदास हो जाए। चंदरी हुई है तू। माएँ तुम लोगों की रिश्ता जोड़ने में लगी हैं और तू उसे उस रोज़ीना शुरली से मिलवाने लगी है। वो उसे पसंद करता है भाभी, और ब्याह भी उसी से करना चाहता है। और तू, तेरी पसंद, तेरा ब्याह नगमा, मैं भला जानती नहीं कि तू कितना चाहती है उसे। भला कैसे किसी और को सौंप रही है उसे तू। वो मेरा था ही कब भाभी, उसे क्या मालूम मेरे दिल का। वो तो इतना मस्त है रोज़ीना के साथ कि उसे किसी और की आंखों में तकने की फुर्सत ही नहीं। तो वो जो उसकी बेबे यहाँ रिश्ता डालने वाली है, वो मैं अम्मा को समझा दूंगी भाभी। मुझे यकीन है कि इससे पहले वो खुद ही अपनी बेबे को रोज़ीना के बारे में बता देगा। ना कर नगमा, तू बचपन से उसे चाहती है। जब मेरा तेरे वीर से ब्याह नहीं हुआ था, तब मैं कभी यहाँ का फेरा डालती थी तो तेरे पास हमेशा बस उसी की बातें होती थीं। तू उसे कैसे कल की आई उस्तानी के लिए गंवा रही है। छोड़ भाभी, इस बात को यहीं दबा दे। समझ, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर शेरदिल रोज़ीना के साथ खुश है तो मुझे भी खुशी है। ये तो बस एवें दिल ज़रा डोल जाता है, कमीना जो हुआ। और ज़ैनब भी दुख से उसे देखती रह गई। शुरू से वह नगमा के करीब रही थी। शादी होकर यहाँ आई तब भी दोनों की मोहब्बत में फ़र्क नहीं आया था। वो गवाह थी कि नगमा कितनी जान छिड़कती थी शेरदिल पर, और घर की बड़ी बूढ़ियों में अंदर खाने दोनों की बात भी तय थी। बासित और नगमा का ब्याह एक साथ करने का इरादा था। अब ऐसे में जब सबको पता चलेगा कि शेरदिल की मर्जी कहीं और है तो क्या नतीजा निकलेगा। वह नगमा का घुटनों पर झुका हुआ सर देखकर अफसोस से सोचे जा रही थी। शेरदिल ने बड़ी मुश्किलों से रात से दिन किया था। सुबह बोधी को स्कूल छोड़कर आया था, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था।
उसके हाथ पैगाम भिजवाने के बावजूद वो स्कूल की पिछली तरफ उससे मिलने नहीं आई थी। कितनी ही देर वहाँ खड़ा इंतज़ार कर करके वो वापस आया था और आते ही कमरे में जाकर पलंग पर औंधा पड़ गया था। बेबे ने खाने के लिए बुलाया मगर सोता बना रहा। चौधरी साहब ने आवाज़ें दी पर अनसुनी कर गया। हवेली की मामूल की सफाई सुथराई शुरू हो चुकी थी और बेबे की मुलाजमाओं को हदायत देती आवाज़ अंदर कमरे में सुनाई दे रही थी। इस उम्र में भी वो चाको चौबंद थी, साथ मिलकर काम करवाती थी। जब काफ़ी देर तक शेरदिल कमरे से बाहर नहीं निकला तो वो उसे देखने के लिए अंदर चली आई। वो कमीज़ उतारे, महज बनियान पहने, बिना लिहाफ के उल्टा लेटा था। सफ़ेद और सडूल कंधे बनियान में से झांक रहे थे। बेबे ने खड़े खड़े नज़र का दम किया और फिर उसके पास आ बैठी। बालों में उंगलियां फेरकर उसका सर सहलाते हुए पुचकारा, क्या हुआ मेरी जिन जान को? सवेर का चाय पानी भी नहीं पिया, ना कोई बुरकी रोटी की खाई मेरे चंद ने। क्या हुआ बता मुझे। शेरदिल ने आंखें खोलकर बेबे का चेहरा बगौर देखा और फिर लंबी सांस भरता उठ बैठा। वैसे ही बेबे, बस दिल नहीं कर रहा खाने पीने को। सारा जग ही वीरान सा लग रहा है आजकल तो। हाय खैरी सल्ला मेरा पुत्र, इस तरह क्यों कह रहा है तू? वीरान हो तेरे दुश्मन मेरे पुत्र, अभी तो तूने दादी दादे को सुख के दिन दिखाने हैं। हम वडेरों की अब आस ही क्या है सिवाय तेरे ब्याह और बाल बच्चे के। छोड़ बेबे, ब्याह कौन कराता है मेरा? अब्बा जी से बात करो तो वो मेरे दिन रात नथार के रख देते हैं। उनको तो मैं बस हर वक्त खेतों में सांड की तरह हल चलाता नजर आना चाहिए हूँ। सारा दिन ट्रैक्टर चला चला कर मेरे अपने मगज़ की वाई बीजी हो गई है अब तो। और तू बात करती है मेरे ब्याह की। कोई चाह नहीं अब्बा जी को मेरे ब्याह का। और बंद कर ले बकवास अपनी। बेबे कब से बर्दाश्त कर रही थी उसकी कतर कतर चलती ज़ुबान को, तो हथड़ मार कर बंद करवाया। पोंकी जाया कर, तेरे अब्बा जी गलत भी नहीं कहते। वो तो मैं तेरे करतूत छुपाए रखती हूँ, वरना तुझे रोज़ चुबारे पर चढ़ाकर कुक्कड़ बनाया हो। वड्डा आया, 1000 बार कहा है कि अकल को हाथ मार। तो कल की कराती आज ही ब्याह करा दूँ, मगर बंदे का पुत्र बनना नहीं और घोड़ी चढ़ने के चाह देख अपने। छोड़ दे चाचे वाली हरकतें। तुझे इसी की गुड़ती है ना, इस वास्ते आधा पौना तो उसी पर चला गया है ना। तो मैंने कब कहा कि मेरा ब्याह ही करा दे सीधा, सिर्फ मंगनी तो करा दे। वो ठनकता हुआ बिल्कुल सीधा होकर बैठा तो बेबे को उसकी बनियान में से झांकते सफ़ेद सीने पर एक जानिब बड़े एहतमाम और प्रीत के साथ आर का हिंसा लिखा दिखाई दिया। और ये क्या है? उसने अचंभे से उस हिंसे पर हाथ फेरते हुए पूछा। शेरदिल ठिठका और बेबे के हाथ के नीचे दिखाई देते काले परमानेंट मार्कर से लिखे आर को देखा। फिर आंखें इधर उधर मटकाकर कुछ पल सोचने में लिए और बोला, इसको टैटू बोलते हैं बेबे। टट्टू? वो क्या होता है? तेरी मत तो नहीं मारी गई शेरू? तेरे अब्बा जी ने देख लिया तो लितरो लितरी कर देंगे तुझे। पता नहीं क्या मनहूस बना लिया टट्टू सा। तुझे दर्द ना हुई ये टट्टू बनवाते? ना ज़रा सा भी नहीं, क्योंकि स्याही के साथ लिखा है और मैं अब्बा जी के सामने कुर्ता थोड़ी उतारता हूँ। वैसे 2-3 बार ही नहाने धोने से उतर जाता है, मुझे पसंद है बेबे। बेबे झट चादर के पल्लू से वो टैटू रगड़ने लगी तो वो बिदक कर परे हुआ। ना कर बेबे, रहने दे, ये उतर गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। बेड़ा तरे तेरा, टट्टू सीने पर बनवाया है, फिक्र मुंह दिखाने की है। हमारी बारी तो नहीं होते ये टट्टू। जब माँ प्यो देख लेते तो उतार छितर लेते और लंबा करके मारते। तेरे भी अब्बा जी ने देख लिया तो ऐसा ही करना है उन्होंने। बेबे बात ना टाल, मेरा रिश्ता करा, उधर जिधर मैंने कहना है वहाँ कराना है। ले दस, मुझे तेरी मर्जी का पता नहीं भला। दिल सोड़ा क्यों करता है, वहीं कराऊंगी। ओ बल्ले भाई बल्ले, वो मारे खुशी के बेबे के गले लग गया। बेबे तुझे कैसे पता चला? मैंने तुझसे की ही नहीं थी अभी ये बात। बेबे हूँ तेरी, तेरी आंखों में तेरा दिल पढ़ लेती हूँ। मुझसे तेरे अंदर की कोई बात छुप सकती है भला? तो बेबे अब्बा जी, उन्हें कौन राज़ी करेगा? वो तो राज़ी ही राज़ी हैं झलिया। बस तू काम में जी लगाए तो कल का करते आज कर दें तेरा रिश्ता वहाँ। लेकिन कुड़ी वाले सिर्फ ज़मीन जायदाद नहीं देखते, बैठ के खाने से तो खूब ही ख़त्म हो जाते हैं। काम काज करेगा तो कुड़ी देंगे अगले। तू फिक्र ही ना कर बेबे, कल से शेरू सुबह तड़के खेतों में चला जाएगा। मेरा ब्याह वहाँ कर दे बेबे, मैं सारी हयाती ना सताऊंगा। चल बस कर, शोखा ना हो तो। बेबे ने मोहब्बत से उसकी पेशानी पर हाथ मारा। अब मैं जल्दी करूँगी, लेकिन तू बंदे का पुत्र बना और ये टट्टू शट्टू भी हटा सीने से। वो पलंग से उठते हुए बोली, जब तेरी बहू हवेली में आ जाएगी तो इन टट्टुओं की ज़रूरत ही नहीं रहनी बेबे। वो बड़ी तरंग में झूमते हुए बोला। बेशरम ना हो तो, मुंडे को ज़रा झिझक नहीं। बेबे हंसी दबाती कमरे से निकल गई तो वो धप से सर तकिए पर गिराते रोजीना से हम कलाम हुआ। बस रोजी जी, ख़त्म हो गई जुताइयाँ, अब सारी रुकावटें अपने आप हट गईं। उसे एकदम ख्याल आया कि उसने नगमा को बोदी के हमरा रोजीना के पास जाने को कहा है। ये सोचकर वो छलांग मारता पलंग से उतर आया। रोजीना से मुलाकात होती तो उसे जल्द अज जल्द ये खुशखबरी देना थी।
وہ بڑے بجھے دل کے ساتھ کپڑے بدل کر تیار ہوئی تھی۔ دل بیزاری کی حدوں کو چھو رہا تھا اور شیر دل تھا جس نے گھر کے صحن کے کونے پر لگے انار کے درخت پر پتھر مار مار کر اس کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ جب بھی اسے نغمہ سے کوئی ایسا کام ہوتا جو فوری کروانا ہوتا تھا تو وہ اسی طرح سے سگنلز دیا کرتا تھا۔ جوانی کی سرحد عبور کرتے ہی بیبے نے اس کا منہ پھاڑ کر نغمہ کو آوازیں دینا بند کروا دیا تھا۔ اس لیے اس نے متبادل حل ڈھونڈ کر رکھا ہوا تھا، جب ضرورت ہوتی استعمال کر لیتا۔ نغمہ نے انار کے پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر نگاہ بجاتے ہوئے اسے انتظار کرنے کا اشارہ دیا تھا اور اب کپڑے بدل کر سینڈل پہنے سلیقے سے بال بنائے وہ برآمدے میں بیٹھی اماں اور دادی کو سہیلی کی طرف جانے کا کہہ کر نکل آئی تھی۔ آس پڑوس کے سبھی گھروں میں لڑکیاں تھیں اور سبھی کے ساتھ اس کی اچھی الیگ سلیگ تھی۔ شام سے پہلے پہلے جب گھروں کے مرد کھیتوں میں ہوتے تھے تب تک اس کے کسی کے گھر جانے پر پابندی نہیں تھی۔ اسی طرح کوئی نہ کوئی سہیلی اس سے بھی ملنے آئی رہتی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلی تو نکڑ پر ہی بودی دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی دوڑ لگاتا اس تک پہنچا اور سلام کر کے آگے آگے چلنے لگا۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر شیر دل کی حویلی کی اور دیکھا تو وہ چھت پر کھڑا دکھائی دیا۔ وہ دل مسوس کر نپے تولے قدم اٹھاتی چلنے لگی۔ بودی، کچھ آگے جا کر اس نے بودی کو پکارا، تیری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ذرا بھی اچھی نہیں جا رہی، روز سوٹے کھاتا ہوں، وہ اتنی بے نیازی سے بولا کہ نغمہ چونکے بنا نہ رہ سکی۔ کیوں مار کھاتا ہے روز؟ کیا دھیان سے نہیں پڑھتا؟ مجھے کوئی پڑھاتا ہی نہیں، اماں اور ابا کہتے ہیں اسکول پڑھ کر آیا کر، اور اسکول میں استانیہ کہتی ہیں گھر سے پڑھ کر آیا کر۔ نہ میں سکولے پڑھتا ہوں نہ گھر۔ اس نے چلتے چلتے ٹوٹی شاخ اٹھا کر اس سے رستے کی مٹی اڑائی۔ یہ تو بہت غلط بات ہے بودی، اس طرح تو پیچھے رہ جائے گا۔ اسے حقیقتاً فکر ہوئی۔ اماں کہتی ہے پڑھ کر منسٹر تو لگنا نہیں تو نے، پیو کے ساتھ کھیتی باڑی ہی کرنی ہے، اس لیے جتنا بھی پڑھا آتا ہے وہی بتیرا ہے۔ اور روزینہ بھی کیا دھیان نہیں دیتی؟ ہاں، استانی روزینہ پہلے دھیان دیتی تھی پر اب تو جیسے میرے ساتھ بیر ہو گیا ہے، اسے مفت میں مارتی ہے مجھے۔ اچھا تو ایسا کر، کل سے شام میں کتابیں لے کر میرے پاس آ جایا کر، میں پڑھا دیا کروں گی۔ دھیان سے پڑھے گا تو ایک دن قاری صاحب کے پتر جیسی وڈی گڈی ہوگی تیرے پاس۔ ہیں سچی؟ جھوٹ تو نہیں مار رہی تو؟ اس نے آنکھیں سکوڑ کر شبہ سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ مار رہی ہوں جھوٹ، کیونکہ تیرے پاس قاری صاحب کے پتر سے بھی وڈی گڈی ہوگی۔ اور جواب میں بودی کھلکھلا کر ہنس دیا۔ قاری صاحب پنڈ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ ان کا اکلوتا بیٹا CSS کر کے سرکاری نوکری لگ گیا تھا تو پنڈ میں جیسے ان کی عزت کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ وہ جب اپنی گاڑی پر پنڈ آتا تو عید کے چاند کی طرح اسے دیکھنے سب چھتوں پر چڑھ جاتے تھے۔ عنقریب وہ ماں باپ کو بھی ساتھ لے جانے والا تھا۔ باقی سب کی طرح بودی کے لیے بھی وہ رول ماڈل تھا۔ اسی طرح کی باتوں میں رستہ کٹ گیا اور اب وہ مامے رحیم کی حویلی کے باہر کھڑی سانس درست کر رہی تھی۔ اس کی روزینہ سے سرسری سی 1-2 بار ہی ملاقات ہوئی تھی۔ کل بھی ٹیوب ویل پر کھڑے کھڑے سلام دعا کر کے اس نے اپنی راہ پکڑی تھی۔ ویسے بھی اس کا مزاج روزینہ جیسا کھلا ڈلا نہیں تھا۔ دوسرے وہ اسے قریب سے نہیں جانتی تھی۔ اب دل کو گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ بھلا کیا بات کرے گی وہ اس سے۔ بودی کو وہیں رکنے کا کہہ کر اللہ کا نام لیتی وہ حویلی کا پھاٹک عبور کر کے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے بڑے سے صحن میں 4 پائیاں بچھی تھیں اور روزینہ کی نانی اور اس کی مامیاں وہیں بیٹھی تھیں۔ سارا صحن بھرا بھرا لگ رہا تھا۔ روزینہ ایک 4 پائی پر اپنی شہری کزنز کے ساتھ نیم دائرے کی صورت بیٹھی گسر بسر کر رہی تھی۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر نغمہ کا جی چاہا فوراً واپس پلٹ جائے، مگر روزینہ کی مامی نے دیکھ لی اور وہیں سے ہانک لگائی۔ او اماں، ماسی زکیہ کی پوتری آئی ہے، ابھی کل ہی تو ماسی کو یاد کر رہی تھی نا، لے اب اس سے پوچھ لے حال چال۔ روزینہ کی مامی نے اس کی نانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو سبھی کا دھیان نغمہ کی جانب ہوا۔ وہ چلتی ہوئی قریب آئی اور سب کو سلام کر کے وہیں نانی والی 4 پائی پر ٹک گئی۔ آپ پتر، خیر ہی آئی ہے نا؟ دادی کی سنا کیسی ہے؟ بڑے ہی دن ہو گئے اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ سب ٹھیک ہے نانی، اور اماں جی بھی بڑا سلام کہہ رہی تھیں آپ کو، پیغام بھیجا ہے آپ کو چکر لگانے کا کہوں۔ حالا اچھی بات ہے، لگاؤں گی۔ تو اپنی سنا ہے واوا پڑھ رہی ہے؟ کہاں نانی، بس 14ویں کے پرچوں کی تیاری کر رہی ہوں، تیاری ہو گئی تو دے دوں گی امتحان۔ اچھا وہ میں نے روزینہ سے ملنا تھا، اس نے مختصر جواب دے کر فوراً اصل مدعا بیان کیا تاکہ جلد از جلد گلو خلاصی ہو سکے۔ روزینہ اپنا نام سن کر چونکی اور اسے حیرت سے دیکھتی 4 پائی سے اتر کر چپلیں پہننے لگی۔ اس کی کزنوں نے دھیمی آواز میں کوئی شوشہ چھوڑا تو تینوں کا مشترکہ کہا سارے صحن میں پھیلا۔ او کڑیو، عقل کو ہتھ مارو، شام ڈھلے نہیں ہنستے ایسے۔ اور روزینہ، نغمہ تجھ سے ملنے آئی ہے، اندر کمرے میں لے جا اور چائے پانی بھی پوچھ لینا۔ شاہ نے بے نیازی سے چلتی روزینہ اس تک آئی اور احسان جتانے والے انداز میں اس سے اندر چلنے کو کہا۔ نغمہ کو خفت سی محسوس ہوئی مگر اٹھ کر اس کے ہمراہ اندر کا رخ کیا۔ شیر دل کی خاطر وہ یہ کڑوے گھونٹ بھر رہی تھی۔ اندر کمرے میں پلنگ کے قریب 2 کرسیاں پڑی تھیں، ایک پر خود بیٹھ کر دوسری پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
नगमा का दिल कर रहा था खड़े खड़े शेर दिल का पैगाम दे और चली जाए वापस, मगर बात इतनी मुख्तसिर नहीं थी। वो कुर्सी के किनारे पर टिककर लफ्ज़ तरतीब देने लगी। उसकी हड़बड़ाहट से हिज उठाती रोजीना ने अपनी चोटी लहराकर सीने पर फेंकी और उसके बलों से खेलते हुए बोली, शेर दिल का कोई पैगाम लाई हो क्या? तुम्हें कैसे पता? नगमा ने हैरानी से पूछा। पता कैसे नहीं होगा, मेरी कौन सा गूढ़ी सहेली हो जो मुझसे उदास हुई पड़ी थी तो मिलने आ गई, और मुझे पता है कि तुम शेर दिल की हमसाई भी हो, और उसने गहरी निगाह से उसे सर से पैर तक देखा, और शायद उसे पसंद भी करती हो। ये क्या बकवास है? तुम्हें किसने कहा ऐसा? नगमा एकदम भड़की थी। उसे रोजीना से अजीब सी उलझन हो रही थी। किसी ने भी नहीं, अंदाज़ा है मेरा, बचपन से साथ हो, अच्छा लग ही जाता है कोई, और शेर दिल है भी तो पूरे पिंड में सबसे ज़्यादा गबरू। ऐसे गबरू तुम्हें ही मुबारक। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। मैं सिर्फ तुम्हें यह कहने आई थी कि शेर दिल तुमसे मिलना चाहता है। वो अपनी बेबे को तुम्हारे नाना नानी के पास भेजने वाला है। कह रहा था इससे पहले एक दफ़ा उससे मिल लो, आगे तुम्हारी मर्जी, मैं चलती हूँ अब। उसने दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए। उससे कहना रोज़ी को आजकल ज़रा फुर्सत की कमी है, मेरे चाचे की बेटियाँ आई हुई हैं, वो हर वक्त मेरे साथ साथ होती हैं। जब मौका मिला तो मिल लूँगी, और ये रिश्ता भेजने की पसूड़ी ना डाले। जब मुनासिब होगा तो मैं बता दूँगी उसे। बिना पलटे नगमा ने उसकी पूरी बात सुनी और 2 हर्फ भेजती दरवाज़ा पार कर गई। रोजीना की तंजिया हंसी ने उसका पीछा किया था। भला मैं जानती नहीं कि तेरे दिल में क्या है? बड़ी आई BA पास, समझती है कि 2 जमातें ज़्यादा पढ़कर मेरा मुकाबला कर लेगी। शेर दिल को तेरा कभी भी नहीं होने दूंगी। हल्की आवाज़ में बुड़बुड़ाकर वो अपने अंदर का जहर निकाल रही थी, और मामे रहीम की हवेली का फाटक पार करते ही नगमा की आंखें भीग गईं, जिन्हें वह बमुश्किल बहने से रोक रही थी। शेर दिल की खातिर इतनी बेइज्जती बर्दाश्त की, बस ये आखिरी बार था, आइंदा नहीं। दिल में अहद करती वो खुद को भी कोस रही थी। उसकी आंखों में मिर्चें सी भर गई थीं। उस रात वो खूब सारा रोई थी। बेबे ने चौधरी साहब को शेर दिल की मंगनी के लिए राज़ी कर लिया था। गो के चौधरी साहब को अभी खासे एतराज़ात थे, मगर जब बेबे ने बताया कि शेर दिल बस मंगनी करवाने को कह रहा है तो चुप हो गए। अपने दिल में भी पोते की शादी को लेकर अरमान थे, मगर शेर दिल की लाउबाली फितरत ने उन्हें तरद्दुद में डाल रखा था। एक चाचा कमाला उन्हें परेशान करने के लिए कम था, जो अब शेर दिल की भी फिक्र दिलो दिमाग पर सवार रहा करती। बेबे ने उन्हें समझा लिया था कि अगर शेर दिल की बात पक्की कर देंगे तो वो यकीनन सुधर जाएगा, ना सुधरा तो उसका इलाज भी कमाले वाला करेंगे। सर पर पड़ेगी तो काम काज पर ध्यान देगा ना। वो चौधरी साहब की नीम रजामंदी को काफ़ी जानकर उठ खड़ी हुई और चादर ओढ़कर सीधा चली गई फरीदा चाची के घर। फरीदा चाची और चाचा कमाला बीच सेहन में चारपाई डाले आमने सामने बैठे थे। दोनों के दरमियान गोलगप्पों से भरा छाबा और खटाई से भरा डोल रखा था, जिसमें से चाचा कमाला प्याला भरकर चाची के हाथ में थमा रहा था। आज खास सर पर खड़े होके बनवाए हैं तेरे लिए गोलगप्पे, और खटाई भी रज के खट्टी डलवाई थी। मैंने सोचा कि आज तो मेरी शहजादी खुश हो जाएगी। क्यों मक्खनो, तू तो बस मेरी मक्खन है, मक्खन जैसी मुलायम और नरम। ज़रा ये मक्खन मुझे भी दे, मैं चूल्हे पर चढ़ा के घी बनाऊँ, ख़त्म हुआ पड़ा है। बेबे घर के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होती ये मंजर देखकर सीख पा होते हुए बोली थी, बेगैरत ही हो गया तू तो। घर का दरवाज़ा खुला पड़ा है और ये अंदर जनानी के साथ मशकरियाँ करने लगा हुआ है। जन मुरीद ना हो तो। चाचा कमाला चारपाई से ऐसे उठा कि उतरते उतरते फरीदा चाची के हाथ में पकड़े प्याले को उसकी टांग जा लगी। सारा पानी फरीदा चाची के ऊपर गिरा और जवाबन चाची ने गुस्से से गोलगप्पों से भरा छाबा चाचे को दे मारा। सब गोलगप्पे चटपट हो गए। वैसे भी वो गुस्से की हालत में किसी का लिहाज कम ही किया करती थी। चाचे ने अपने कंदोर बालों से गोलगप्पों की बाकियात झाड़ी और माँ के बैठने के लिए फ़ौरन कुर्सी आगे की। बेबे ने तसल्ली से बैठकर फरीदा चाची को खुशमकी निगाहों से देखते हुए कहा, है नहीं तुझे सलाम दुआ की होश नहीं फरीदिए? ऐसी मस्त हुई है तू। माना बंदा तेरा झड्डू है, मगर कुछ खुद भी अकल को हाथ मार लिया कर। और मेरे सामने ही अपने खसम को छाबा दे मारा, बेहदायती। और बेबे चल जान दे, तू बता खैरी आई है ना? बीवी के बिगड़ते जाविये चाचे को परेशान कर रहे थे, लिहाजा फ़ौरन बेबे का ध्यान अपनी जानिब कर लिया। बेबे को चाचे पर मज़ीद ताव आया और पहले से ज़्यादा तड़क कर बोली, जैसी तेरी हरकतें हैं ना, तुझे जुतियाँ पड़नी चाहिए मेरी तरफ से। पामे छाबा खास जनानी से या छित्तर मुझे क्या। मैं बस ये बताने आई थी कि अपने शेरू का रिश्ता करने लगी हूँ मैं ज़किया की पोतरी नगमा से। हैं बेबे, ये क्या कह रही है तू? इतनी छेती रिश्ता करने लगी है? ना सलाह ना मशवरा, ना क्या मारा मारी पड़ी है बेबे? चाचे कमाले ने चोर निगाहों से बीवी को देखते हुए कहा, जिसने बाकायदा गुस्से से पहलू बदला था। बेबे ने नज़रअंदाज करते हुए बात जारी रखी, जब शेरू और नगमा अभी छोटे से थे तब से मेरी और ज़किया की अंदर खाने बात हो चुकी हुई है। सोचा था कि बड्डे हो जाएं तो फिर सबको बता देंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे शेरू की मर्ज़ी है पूरी। हैं? चाचे कमाले ने हैरत से भवें उचकाईं। वो तो अपनी उस्तानी। हाँ तो नगमा ने भी 14 पढ़कर उस्तानी लगना है, बड़ा शौक़ है उसे।
बेबे ने बात को मर्जी का रंग देकर चश्मा लगाया। पर बेबे, वो फरीदा का ख्याल अपनी बहन की तरफ था। शेरों के साथ बड़ी जचती रानो। फरीदा चाची की मुसलसल चुपती निगाहों की ताब ना लाते हुए बिलाखिर चाचे ने कह ही डाला, वो आराम तलब, वो बेकार और रज के निकम्मी कुड़ी जिसकी पिछली मंगनी इसलिए टूटी थी कि वो उसी मुंडे के यार को खत लिखती थी। शावा पुत्र शावा। हाँ हाय बेबे, इतने बड़े बहुतान ना लगा मेरी बहन पर। वो तो उस मुंडे के यार का दिल आ गया था रानो पर, इसलिए मंगनी तुड़ाने के लिए रानो के नाम से झूठे खत दिखा दिए, वरना मेरी बहन ऐसी नहीं। चल वो जैसी भी है ना, मेरी तरफ से सत सलाम। मैं एक से ही रज गई हूँ, एक और ले आई तो बदहजमी हो जानी है हमारे पूरे टब्बर को। बेबे ने हाथ जोड़कर फरीदा चाची के सामने किए। चाची का बस नहीं चल रहा था कि बेबे को कूट कर रख दे। बेबे ब्याह के बाद सब कुड़ियाँ ठीक हो जाती हैं, रानो भी हो जाएगी। चाचे को अपनी मतवक्का दुर्गत साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए एक आखिरी कोशिश कर देखी। ये तो सुधरी नहीं 10 सालों में। ना तो बेबे, मेरे में क्या ऐब देख लिए तूने? फरीदा चाची चमक कर बोली। उसकी रंगत तिमतिमा रही थी गुस्से से। कोई इक हो तो बताओ ना। चल छड़, तू तो इस पगोल है जिसे फरोलने की गलती मैं नहीं कर सकती। हाला हाला बेबे, तू डाल रिश्ता, जैसी तेरी खुशी। चाचे ने फौरन बात रफा दफा की, वरना बेबे ने सारे खाते खोल देने थे। वो उठ खड़ी हुई और बोदी को घर भेजने का कहकर निकल गई। कुछ भी था, अपने दोनों पोतों में उसकी जान थी। बेबे के जाने की देर थी। फरीदा चाची ने चाचे कमाले को जोरदार घूरी दी। चाचा खिसियाकर हंसता रहा। चल जाने दे फरीदिये, रानों को रिश्ते बड़े, तू फिक्र ना कर। वो नंबरदार है ना साथ वाले पिंड का, वो कह रहा था कि तेरी कोई साली शाली है तो बता, मैंने अपने साले का ब्याह कराना है। हाय खा कसम, फरीदा चाची खुश हुई थी सुनकर। नंबरदार का साला होगा तो यकीनन खाता पीता होगा। आप बात करो जी। वैसे उसे अपनी रानों का ख्याल कैसे आया? वो कहता है कि मैंने अपने साले से बदला लेना है। जैसी मेरे मत्थे मारी है ना जनानी, वैसी ही उनके मत्थे लगाऊंगा ताकि उनके घर भी तूफान आए। और तेरी जोरू का मिजाज लड़ाका है तो साली का भी होगा। चाचा कमाला चारपाई से छापा उठाकर उसके अंदर उसके गिरे लवाजमात वापस डाल रहा था, और इसी ध्यान में वो कहता ही चला गया था जब तक एहसास हुआ देर हो चुकी थी। चाचे की हालत उसी खस्ता हाल गोलगप्पे जैसी हो गई, और अगले कुछ ही पलों में वो भी चारपाई पर हाथ में पकड़े गोलगप्पे जैसा ही औंधा पड़ा था। सुन नगमा, बात सुन। ज़ैनब भाभी भागती हुई उस तक आई थी। जोश से तनफ़्फ़ुस फूल रहा था। नगमा रजिस्टर पर नोट्स बना रही थी। ध्यान हटाकर पेन का ढक्कन बंद किया और दोनों हाथ खड़े करके ज़ैनब भाभी को पुरसकून होने का इशारा किया। भाभी आराम से, क्या हो गया है? ऐसे क्यों भागती दौड़ती आ रही हो? अभी पाँव फिसल जाता तो लेने के देने पड़ जाते तुझे। सुकून करने का वेला नहीं है ये। शेरू की बेबे आ रही है शाम को। तो क्या हुआ भाभी, आने दे। कोई नया तो नहीं आना बेबे ने? कमली है तू, वो दादी से तेरे रिश्ते की बात करने आ रही है, तेरे और शेर दिल के रिश्ते की। मुझे अम्मा बता रही थी कि शेरू की बेबे और तेरी दादी ने बड़ा अरसा पहले ही गल बात कर रखी थी। अब तो बस सारे रिश्तेदारों को पता चलना रह गया है। पर भाभी, शेर दिल की मर्जी तो रोजीना उस्तानी की तरफ है, वो कैसे मान गया भला? और छोड़ तू इस बात को, ये देख के तेरे दिल की मुराद पूरी होने वाली है। जिसे तूने बचपन से चाहा है वो आखिर तेरा होने वाला है। और मानता कैसे नहीं? बेबे ने उसे पाला है, माँ से बढ़कर है वो उसके लिए। ज़रा सी झाड़ पिलाई होगी तो दुबक क्या होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। तू भी ज़रा नहा धो के तैयार श्यार हो जा। ज़ैनब भाभी कहकर जा चुकी थी और नगमा को अनगिनत सोचों ने घेर लिया था। भला शेर दिल इतने आराम से कैसे माना? वो रोजीना से मोहब्बत करता है और अभी 2 दिन पहले ही तो उसके लिए मरा जा रहा था। अब एकदम से अचानक कैसे इस ब्याह के लिए मान गया? कुछ तो मसला था। वो किताबों पर नज़रें जमाए छत पर जाने की सबील सोचने लगी। हो सकता है कि शेर दिल भी उससे कुछ कहना चाहता हो, मगर इसका मौका ही नहीं मिल सका। और असर के बाद ही बेबे और चौधरी हकनवाज मिठाई और फलों के टोकरे लिए चले आए थे। बासित उन्हें लिए बैठक के बजाय बड़े से सहन में ही आ गया, जहाँ नगमा की दादी की हिदायत पर चारपाइयों पर ख़ास आज के दिन के लिए सफ़ेद चादरें और मखमली सुनहरी गाँव तकिए रखे गए थे। कुशादा सहन मज़ीद बारौनक लग रहा था। बासित ने अंगीठियाँ भी जला दी थीं। माहौल काफ़ी पुरजोश और पुरहरारत लग रहा था। बेबे बेताब सी दादी जकिया की चारपाई पर ही टिक गई। चौधरी साहब नगमा के अब्बा जी के साथ आ बैठे, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले ही हुक्का ताज़ा कराया था। नगमा के अब्बा जी चौधरी हक नवाज की बहुत इज्जत करते थे। उनके अब्बा और चौधरी साहब चचेरे भाई थे और अम्मा जकिया भी बेबे की खालाजाद लगती थी। इस तरह ये सब एक दूसरे से रिश्तेदारी के बंधन में बंधे थे। अब उसी बंधन को मजबूत करने का वक्त था। वो बात जो अब तक बेबे और अम्मा जकिया के बीच थी, उसे खुलकर कहने का मौका आ गया था। कुछ ही देर में नगमा के दोनों बड़े भाई भी वहीं आ बैठे तो महफिल मजीद रंगीन हो गई। खुशगपियों में बेबे ने नगमा का हाथ शेर दिल के लिए मांगा तो सभी के चेहरे मुसरत के एहसास से चमक उठे। बासित को एतराज़ था, मगर उसने इजहार करने से गुरेज किया था। रोजीना उस्तानी के साथ वो खुद शेर दिल को कई बार बोर्ड के दरख्त तले देख चुका था।
दिल खट्टा भी हुआ था, मगर चौधरी साहब और बेबे के साथ उनके घराने का ताल्लुक ऐसा नहीं था कि बड़ों के इस फैसले में दखल अंदाजी करता। और पिंड में वो अकेला मर्द नहीं था जिसने शेरदिल को रोजीना के साथ देखा था। उनकी लापरवाही के बायस न जाने कौन कौन देख चुका था। उसके अपने अब्बा जी और बड़े भाई भी इसमें शामिल हो सकते थे। तो जब उन्हें एतराज़ नहीं था तो वो कौन होता था टांग अड़ाने वाला। ज़ैनब भाभी की उसके साथ भी अच्छी दोस्ती थी। बातों बातों में उन्होंने उसे नगमा के दिल की भी मर्जी बताई थी। वो खामोश हो गया था। सहन में यकदम मुबारक सलामत का शोर बुलंद हुआ तो वह चौंका। नगमा को बेबे ने बुलवाकर अपने साथ बिठा रखा था। उसके चेहरे की चमक देखकर वो पुरसकून हो गया था। शेरदिल पसंद तो उसे भी था, और अभी से उसका इकलौता बहनोई बन गया था, तो पहले से ज़्यादा दिल से करीब महसूस हुआ। वह हर गुज़िश्ता बात नज़रअंदाज करके बहन की खुशी में राज़ी हो गया था। शेरदिल बोदी को साथ लिए सारे पिंड में आवारा गर्दी करने के बाद हवेली पहुंचा तो रौनक मेला लगा हुआ था। रोजीना से मुलाकात की आस में सारा वक्त बोदी को भी फिराता रहा था और ख़ुद भी खज्जल ख्वार होता रहा। मामे रहीम की हवेली के बाहर 10 फेरे लगाए थे। एक दो बार छत पर रंगीन आंचलों की झलक सी महसूस हुई, मगर कितनी ही देर तक वहां खड़े रहने के बावजूद कोई दिखाई न दिया तो मायूस सा होकर हवेली वापस आ गया। यहाँ अलग ही मेला लगा हुआ था। पूरे पिंड की औरतें बेबे को घेरे बैठी थीं और बेबे खुश बाश और चहकती हुई पलंग पर धरना दिए बैठी थीं। उसके कानों में मुबारक की आवाज़ें पड़ी थीं, पर वो अनसुनी करके अंदर कमरे की जानिब बढ़ गया। मगर बोदी वहाँ कुछ देर चस्के लेने के लिए खड़ा हो गया था। कमरे में आकर रिमोट से दीवार पर लगी एलईडी ऑन करके वो अपने बिस्तर पर औंधा लेट गया। वो धीरे धीरे हवेली में रोजीना की पसंद की तब्दीलियाँ ला रहा था। रोजीना को दीवार पर लगा टीवी पसंद था। वो अगले हफ्ते ही चाचे कमाले के साथ जाकर 2 लेकर आया था। एक बड़े कमरे में लगवाया था और दूसरा अपने कमरे में। हालांकि अब्बा जी ने उसकी वो गोशुमाली की थी कि उसे नानी याद आ गई थी। बेबे को बिलाकर उसकी तरफदारी में मैदान में आना पड़ा था। एलईडी लगी थी तो केबल और इंटरनेट भी नसीब हो गया था। अब तो नया नकोर मोबाइल भी पास था, नेट भी मौजूद था, व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करना आता था, मगर ये सब बताने के लिए रोजीना नहीं मिल रही थी। उससे मुलाकात ही नहीं होती थी। वो तो उसे ऐसे भूली हुई थी जैसे कभी जानती ही ना हो। वो बेध्यानी में स्क्रीन पर नज़रें जमाए हुए था जब बोधी भागा भागा अंदर दाखिल हुआ। ओ पा शेरू, तुझे पते की बात बताऊं? शेरदिल ने मुरझाई निगाह उस पर डालकर इस बात में सर हिलाया तो बोधी को मायूसी हुई। वो सनसनी फैलाकर बदले में कुछ मांगना चाह रहा था, मगर शेरदिल ठुस सा बैठ रहा। फिर भी हिम्मत ना हारते हुए वो आंखें मटकाते हुए बोला, तेरा ब्याह होने लगा है पाया शेरू। शेरदिल एक झटके से सीधा हुआ और रिमोट एक जानिब उछालकर उससे पूछने लगा, क्या क्या कहा है? मेरा ब्याह किसके साथ? मैंने तो बाहर से अंदर आती उड़ती उड़ती बेबे के मुंह से अभी सुनी थी कि अपने शेरू का ब्याह नगमा के साथ कर रही हूँ मैं। बस हो गई शुरू सबकी सब। मुबारक हो अपा जी, मुबारक हो मासी, फलानी तो फलानी। ये क्या बकवास कर रहा है तू? दिमाग पे चोट तो नहीं लग गई तेरे? मेरे तो नहीं लगी पा शेरू, पर जो ये बात सच हुई तो उस्तानी रोजीना तेरा दिमाग उड़ा देगी। जानता तो वो भी सभी कुछ था। बहुत ही उठ जा मर इधर से। शेरदिल ने गुस्से से उसे टांग मारकर पलंग से नीचे धक्का दिया। वो बिदक कर खड़ा हुआ। पा शेरू, मेरे साथ ये सलूक ना कर, महंगा पड़ेगा। तेरी तो। शेरदिल जूता उठाने को नीचे झुका, मगर बोधी फौरन कमरे से बाहर भाग गया। वो हाथ में थामा जूता फर्श पर पटकते हुए सीधा हुआ और बेबे के फारिग होने का बेचैनी से इंतजार करने लगा। उसकी शादी और नगमा से? भला बेबे कैसे कर सकती है ऐसा? उसने मोबाइल निकाला और रोजीना के नंबर पर कॉल की, जो बंद ही मिला। 2 मोटी मोटी गालियां देते हुए मोबाइल भी फर्श पर दे मारने लगा था, मगर एकदम ये ख्याल आया कि ख़राब हो गया और रोजीना की कॉल आ गई तो क्या होगा। दिल मसोस कर वो दोबारा बिस्तर पर औंधा गिर गया था। मगरिब की अजानें हुई तो बेबे ने उसके कमरे में झांका। उन्हें लगा कि वो सो रहा है। वापस पलटने लगीं तो शेरदिल की आवाज़ ने उन्हें रोक लिया। किधर चली है बेबे? कब से उड़ीक रहा हूँ कि फ़ारिग हो जाए तो बात कर लूँ। नमाज वास्ते वज़ू करने चली हूँ। सारा टाइम तो इन जनानियों ने खा लिया मेरा। तेरे अब्बा जी भी आ गए हुए हैं, बैठक में बैठे हैं। नमाज पढ़ के खाना देने लगी हूँ उन्हें। बेबे के अंदाज में उजलत थी, जैसे शेरदिल के साथ ज़्यादा बातचीत से गुरेज कर रही हों। बेबे इधर बैठ मेरे पास, उसने पलंग पर हाथ मारकर कहा। वे बेबे, देर हो जानी है तेरी। बेबे, उसके तनबीहन कहने पर नाचार बेबे बैठ गई। बोल जल्दी, किससे करा दी है मेरी मंगनी? वहीं जिधर तू चाहता था। बेबे, मैंने कब नगमा का नाम लिया था? वो बिना तमहीद बोला। अभी नहीं लिया ना, लेकिन जब वो ब्याह के इधर आएगी तो बस उसी का नाम लेगा तू। बेबे, मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही है तू? वो बरहम होते हुए कह रहा था और बेबे ने तसल्ली से लंबा सांस भरा और बोली, खेल तो तू खेल रहा था हमारी नाक के नीचे। मैंने तो उस खेल को लपेटा है, वरना कोई ना कोई चंद चढ़ा देना था तूने। तेरे अब्बा की जो इज्जत है वो तुझे नहीं दिखती बदलिहाज? मैं काकी नहीं जिसे समझ नहीं कि ये मोबाइलों पर फ़ोटोएं तू किसके लिए उतारता है।
डींगे चिब्बे मुंह बना के अपना टट्टू दिखाकर वो फोटो तो उस फाफे कुटनी को भेजता है। वो तारे लानी रोजीना के लक्षण तुझ पर खुले नहीं अभी, इसलिए उछल रहा है। अब सुन मेरी बात कान खोल के, रिश्ता तेरा पक्का है नगमा के साथ। तूने अगर ज़्यादा टैं टैं की ना तो इस बार मैंने उतार जुत्ती लेनी है और सारा पिंड तेरी चितरौल देखेगा, समझा? अब मुंह तला जंदरा और चुप करके कबूल कर जो हो रहा है। बेबे तो आज बेबे लग ही नहीं रही थी। शररवार नज़रों से उसे घूरती उठी और आस्ती ने कोहनियों तक चढ़ाती बाहर निकल गई। शेर दिल को बेबे के तेवर वाकई चुप कर आ गए थे। सामने बोलने की जुर्रत नहीं हुई थी, मगर अब पीछे से ऊंची आवाज़ में बोला, बेबे में तरफलाट डाल देना है, बात याद रखना मेरी, फिर ना कहना कि मुंडा हत्थों निकल गया। आहो। उसने गुस्से में एलईडी की आवाज़ ऊंची की और खुद सर तक लिहाफ तान कर लेट गया। इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा ताव नगमा पर आ रहा था। असर से कुछ बात का वक्त था जब नगमा अपनी सहेली के साथ बाजी रखशंदा के घर से वापस आ रही थी। बाजुओं में थामी किताबें सीने से लगा रखी थीं। वो और उसकी सहेली जोहरा बाजी रखशंदा की बेटी से कभी कभार पढ़ने चली जाती थी। बाजी रखशंदा की बेटी ने इसी साल उर्दू अदब में मास्टर्स किया था। एक तरह से वो पिंड की वाहिद लड़की थी जो इतना पढ़ लिख गई थी। उसे जब नगमा और उसकी एक दो सहेलियों के बारे में पता चला कि वो अपनी मदद आप के तहत बीए के इम्तिहानात की तैयारी कर रही हैं, तो उसने उन्हें खुद ही पढ़ाने की पेशकश की। अब जब कभी ज़्यादा मुश्किल होती तो नगमा ज़हरा के साथ उससे पढ़ आती थी। आज पढ़ाई से ज़्यादा शेर दिल से होने वाली अपनी मंगनी और उससे मुतल्लिक अनगिनत सोचों से ध्यान हटाने के लिए वहाँ गई थी। 2 दिन हो गए थे शेर दिल के नाम की अंगूठी हाथ में पहने, मगर अभी तक उससे सामना नहीं हुआ था। शायद वो करना ही नहीं चाह रही थी। दिल मुसलसल फ़िक्र में घुल रहा था। रोजीना के लिए शेर दिल के जज्बात से भला उससे ज़्यादा कौन वाकिफ़ था। शेर दिल के मुँह से सुन सुनकर उसे तो रोजीना की हर बात अजबर हो चुकी थी। कोई कुछ भी कहता वो बखूबी जानती थी कि ये मंगनी उसके इल्म में लाए बिना की गई है, और जब उसे पता चला होगा तो उसने खूब हंगामा किया होगा। इन्हीं सोचों में गलता ज़हरा की बातों का जवाब हूँ हाँ में देती वो सर झुकाए चली जा रही थी। सफ़ेद चादर के हाले में उसका फ़िक्रमंद गुलाबी माइल गंदमी रंगत वाला चेहरा बेहद पुरकशिश लग रहा था। अगर शेर दिल के दिल में रोजीना ना बसी होती तो वो यकीनन इस रिश्ते पर खुश होता। नगमा जैसी लड़की पर पिंड की कई औरतों ने अपने बेटों के लिए निगाह रखी हुई थी, मगर कुछ कुछ अंदाज़ा सभी को था कि उसका रिश्ता कहाँ होने के इम्कान है, इसलिए किसी ने कदम आगे नहीं बढ़ाए थे। ज़हरा उससे छेड़छाड़ कर रही थी, मगर उसका दिल जैसे हर एहसास से आरी था। वो बज़ाहिर धीमा सा मुस्कुराते उसकी बातों को सुन रही थी, तभी घर से कुछ ही फासले पर कोल्हू के पास शेर दिल दरख्त से टेक लगाए खड़ा दिखाई दिया। वो ठिठकी ज़रूर, मगर रुकी नहीं। ज़हरा ने भी शौकी से उसे कोहनी मारी, लेकिन उसने कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया था। इससे पहले कि वो उसके सामने से गुजर जाती, शेर दिल ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। नगमा, वो बात करनी है एक छोटी सी। नगमा के कदम रुक गए और धड़कनें तेज़ हो गईं। ज़हरा गला खंगारती हुई उसे मानी ख्याजी से देखती आगे बढ़ गई। अच्छा नगमा, मैं चलती हूँ, अम्मा उड़ीक रही होगी। शर्मिंदगी से नगमा का चेहरा मज़ीद सुर्ख पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शेर दिल उसे मंगनी के बाद यूं बेबाकी से राह चलते रोक लेगा। कोई देख लेता तो खासा मायूब लगता, जबकि वक्त भी मर्दों की घरों को वापसी का था। ज़हरा कुछ आगे निकल गई तो शेर दिल उसके पास आ खड़ा हुआ। नगमा होंठ भींचे उंगली से रजिस्टर को रेदते हुए उसके बात करने के इंतज़ार में थी। तुझे पता है ना नगमा, बेबे ने क्या कर डाला है? उसका अंदाज जारहाना था। दिल में किरची सी चुभ गई। मतलब वही हुआ जिसका उसे अंदेशा था। शेर दिल राज़ी नहीं था। नगमा अब भी खामोश रही। फिज़ा में परिंदों का शोर बढ़ता जा रहा था। पीपल के दरख्त के पत्ते हवा से थपेड़े खा रहे थे। कच्ची पगडंडी से गर्द सी उड़ने लगी थी। लगता था आंधी आने वाली है। नगमा ने चादर को ठोड़ी के नीचे से कसकर पकड़ा और शेर दिल से मुखातिब हुई। जल्दी बोल शेर दिल, अंधेरी चल पड़ी तो राह नज़र नहीं आएगी घर की। बेबे ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है तेरे से नगमा। तू जानती है ना कि मैं रोज़ी से मोहब्बत करता हूँ, फिर भी तूने होने दिया ये रिश्ता। उसके लहजे का शिकवा नगमा की जान चला गया। वो तड़क ही गई। अगर मेरे बस में होता तो मरकर भी हाँ ना कहती शेर दिल। जगह जगह पर मुंह मारने वाला मर्द किसी कुड़ी को चंगा नहीं लग सकता। मेरे सामने जो अकड़ कर बोल रहा है तो ज़रा हौसला पकड़ो और बेबे को मना करना, अपने अब्बा जी से शिकायत कर जाकर। बेबे को तेरी ये 2 गज़ लंबी ज़ुबान नहीं दिखी? शेर दिल उसके ऐसे लबो लहजे का आदी कब था। हैरत सदा सा बोला, वैसे तो हर कुड़ी बेबे को चालाक लगती है, पर तेरी दफ़ा पुलेखा क्यों पड़ गया उसे? देख शेर दिल, मेरा सर ना खा। मेरे इम्तिहान सर पर हैं, तैयारी करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है इन बातों को सोचने का। तुझे अगर इतना स्यापा पड़ा हुआ है तो खुद मना कर दे अपने घर के बड़ों को। वो बेमुरवती से कहती आगे बढ़ने लगी। इससे ज़्यादा सुनने का यारा ना था। तभी वो पीछे से बोला, मुझे पता है तूने उस दिन रोज़ी से ज़रूर कोई ऐसी बात कही होगी जो वो अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती, बल्कि उसने तो फ़ोन ही बंद कर रखा है। और ये सब उसी दिन से हुआ है नगमा, जिस दिन की तू उससे मिलकर आई थी। अगले ही दिन बेबे तेरे लिए रिश्ता लेकर भी निकल खड़ी हुई।
میرے ساتھ چنگا نہیں کیا تو نے، مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اپنی بکواس بند کر لے شیر دل، نغمہ یکدم طیش میں آئی۔ نہ میں نے روزینہ سے ایسا ویسا کچھ کہا، نہ بیبے سے۔ روزینہ کے تو تیور کسی وجہ سے پہلے ہی بدل گئے تھے، اور رہی بیبے تو جانا منع کر انہیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں تجھ جیسے ایف اے فیل کے ساتھ متھا پھوڑنے کا۔ مجھ پر الزام لگانے سے اچھا تھا شیر دل کہ روزینہ کی کھوج کرتا کہ وہ تجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی، سمجھا؟ وہ کہہ کر تن فن کرتی واپسی کے لیے پلٹی، مگر اس نے دوبارہ تیلی لگا دی۔ مجھے تو ذرا سا بھی یقین نہیں تجھ پر، اگر اتنی ہی سچی ہے نا تو ایک دفعہ پھر جا روزینہ کے پاس۔ مامے رحیم کی حویلی کے سامنے جو دھریک ہے نا، وہاں وہ آج کل اپنی کزنوں کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ میں وہاں اس سے بات کر لیتا، لیکن سامنے مامے رحیم کی حویلی کا پھاٹک اکثر کھلا ہوتا ہے اور روزینہ کی نانی اور مامیاں منجے ڈال کر بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو اسے بلا وہاں پر، میں وہیں کہیں چھپ کر بیٹھوں گا۔ بات کر اس سے، سب پتہ چل جائے گا کہ کتنی سچی ہے تو۔ نغمہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ بچپن کی دوستی تھی اور آج وہ ایک ایسی لڑکی کے لیے اس پر کیچڑ اچھال رہا تھا جو کبھی بھی شیر دل سے مخلص نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر آنسو پیے اور روندے گلے کے ساتھ بولی، ٹھیک ہے چلی جاؤں گی، مگر کچھ دن بعد۔ باسط پائن نے اگلے ہفتے شہر جانا ہے، تب چلی جاؤں گی، ورنہ اس نے مجھے روزینہ کے ساتھ دیکھ لیا تو برا منائے گا۔ اچھی لڑکی نہیں سمجھتا وہ اسے۔ اس کی بات پر شیر دل جزبز ہوا مگر خاموش رہا۔ اب نغمہ کیا بتاتی اسے کہ روزینہ نے باسط کو بھی موبائل پر کالز کی تھی۔ تب سے باسط نے اسے بھی سختی سے منع کر دیا تھا مامے رحیم کے گھر جانے سے۔ پر اس کے بعد شیر دل تو مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، اور اسی دن اس رشتے کے لیے شام سے پہلے تو اپنے منہ سے منع کرے گا، ورنہ میں تو ہر حال میں کر ہی دوں گی، سمجھا؟ ہاں ہاں کر دوں گا، میرا کون سا چکی کے نیچے ہاتھ آیا ہوا ہے کہ تجھ سے نہ ہوئی تو میری ناک نیوی ہو جائے گی۔ 4 جماعتیں کیا پڑ گئی ہے تو نغمہ، اپنے پرائے کی سدھ بدھ ہی بھلا گئی ہے۔ بس تجھے بات کرنی ہے روزی سے ہر حال میں۔ ایف اے فیل کا تانا ابھی تک تکلیف دے رہا تھا۔ کہا نہ کر دوں گی، اب میرا کھیڑا چھوڑ، جا یہاں سے، تجھے تو کسی کی شرم ہے نہیں، میرا ہی خیال کر لے۔ اتنا کہہ کر نغمہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ شیر دل کو لگا جیسے وہ رو رہی ہو۔ اس نے 2-3 بار اسے چادر کا پلو اٹھا کر چہرے کی طرف لے جاتے دیکھا، اور نغمہ کے آنسو واقعی بہتے چلے آ رہے تھے۔ اسے شیر دل سے اس قدر سنگ دلی کی امید نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جس دن باسط شہر جائے گا اسی دن یہ کام کر دے گی، اور روزینہ سے بات کر کے سارا کچا چٹھا شیر دل کو سنوا دے گی، اور خود اس رشتے سے انکار کر دے گی باسط کو کہہ کر۔ وہ اس کی بات سمجھ بھی جاتا، مگر یوں ارزاں ہو کر کسی کی بیوی بننا اسے ہرگز قبول نہیں تھا، بھلے سے وہ اس کا من ٹھار ہی کیوں نہ ہو۔ بیبے بالن کا گٹھا اٹھائے کوٹھڑی سے نکلیں تو کمرے سے آتے شیر دل نے آگے بڑھ کر لینے کی کوشش کی، مگر بیبے نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر پرے جھٹک دیا۔ وہ شدید ناراض تھیں۔ رات شیر دل نے بیبے کو کمرے میں بلا کر صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ نغمہ سے شادی نہیں کرے گا، روزینہ سے کرے گا، ورنہ کمارا مرے گا۔ بیبے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جوتی اتاری اور رکھ رکھ کر اس کے بنیان میں سے جھانکتے ننگے کندھوں پر برسا دی۔ بے غیرتا، بے حیا، تجھے ماسا موٹی شرم نہیں رہ گئی؟ کنجر ہو گیا بالکل تو۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ کس فسادن کے لاروں میں ہے تو؟ بیبے نے دوبارہ ہاتھ میں جوتی سیٹ کی اور ٹیٹو کے اوپر ماری۔ یہ جو تیرا ٹٹو ہے نا، مجھے پتا تھا کہ کس کے واسطے بنایا ہوا ہے۔ کنکول کی طرح تجھے چمٹ گئی ہے وہ کڑی۔ یہ رحیمے کو تو میں سویرے بتاؤں گی کہ اپنی دوتری سنبھالے، لیکن پہلے تیرا دماغ جتیاں مار مار کے پولا کر دینا میں آج۔ تیرے ابا جی کو پتہ چلا تو وڈ کے رکھ دیں گے تجھے۔ پر رحیمے کی دوتری نہیں لائیں گے، اینٹ کتے کا بیر ہے دونوں میں۔ تجھے جو چار چڑھے ہوئے نا، میں نے سارے نکال کے رکھ دینے ہیں۔ لے صحیح تو دوبارہ اس استانی کا نام، ڈھیٹ مٹی نہ ہو تو۔ بیبے نے تابڑ توڑ حملے کے بعد ہانپتے ہوئے جوتی نیچے پھینکی تو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے شیر دل نے ذرا سا سر اٹھا کر جائزہ لیا اور بیبے کا جوتی سے خالی ہاتھ دیکھ کر تسلی سے بولا، کنکول تو نہ کہ بیبے روزینہ کو۔ بند کر بوتھی، بند کر۔ میں بھی کہوں کہ جس دن سے نغمہ کے ساتھ رشتہ کیا ہے تیرا منہ ہی سیدھا نہیں ہو رہا۔ ایسی آگ لگی ہوئی ہے تجھے اس روزینہ کی کہ ہیرے جیسی کڑی میں عیب پھرول رہا ہے۔ اب میرے ساتھ کلام کرنے کی کوشش نہ کری منڈیا، ورنہ تیرے سارے ٹٹو تیرے ابا جی کے سامنے کٹ کے رکھ دینے ہیں، پھر وہ تجھے ایسے لتر ماریں گے کہ سارے پنڈے پہ ٹٹو بن جائیں گے۔ پہلے دماغ سیدھا کر، پھر میرا منہ دیکھنا۔ اور ایک بات اور سن لے، چمکے مارتا روپ انا کر دیتا ہے، اپنا پرایا سب بھول جاتا ہے، لیکن جو روپ مٹھی مٹھی لو دینا، اس سے اکھیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل ٹھنڈا رہتا ہے اور اس کے چانن میں اپنوں کی پہچان باقی رہتی ہے۔ روزینہ کا روپ نغمہ کے آگے لشکارے ضرور مارتا ہے، پر یہ چمک 4 دن کی ہے، لیکن نغمہ کا وجود تیری پوری زندگی کو روشن کر دے گا۔ بیبے کوئی بھی جوابی بیان سنے بنا کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے شیر دل حق دک بیٹھا تھا۔ اس نے بیبے کا یہ روپ تو دیکھا ہی نہ تھا، وہ تو کبھی سخت لہجے میں جھڑکتی تک نہیں تھی، پر آج جوتے سے تواضع کر ڈالی تھی۔ کندھوں سے تپش نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں سہلاتے ہوئے وہ الگ ہی ٹینشن میں آ گیا تھا۔ اگر بیبے نے واقعی ابا جی کو روزینہ کے بارے میں بتا دیا تو وہ کیا جواب دے گا؟
اس سے बड़ी खतरनाक बात यह थी कि अगर अब्बा जी को टैटू का पता लग गया तो वो उसे कुएं में धक्का देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। फौरन छलांग लगाकर पलंग से उतरा और शीशे के सामने खड़े होकर एक हसरत ज़दा नज़र अपने सीने पर डाली जहाँ लिखा आर जगमगा रहा था। पर मज़ीद तवाज़ो से बचने के लिए उसने ड्रेसिंग की दराज से स्प्रिट की बोतल निकाली और थोड़ी सी रुई पर लगाकर टैटू रगड़ने लगा। कोई बात नहीं शेरू, एक बार मामला सीधा हो जाए तो पिंडा भी इधर और टैटू भी इधर। बस पा बासित शहर जाए और नगमा काम कर दे मेरा। वो ख्यालों में रोजीना का लाल भभूका चेहरा देख रहा था और उसे डटकर सबके सामने खड़े होकर कहते सुन रहा था, ये शादी नहीं होने देनी मैंने। शेरदिल मेरा है और मेरा ही रहेगा। दिल गुनगुना उठा और एक गहरी मुस्कुराहट शेरदिल के लबों को छू गई। उसके हाथ तेजी से टैटू रगड़ रहे थे। अब यह किस्सा आर या पार लगने ही वाला था। मौसम बदल रहा था, अजीब गदला सा मौसम हो रहा था। आंधी के आसार लगते थे। वह छत पर मुर्गियों को बंद करके मुंडेर के नज़दीक चली आई। दूर तक लहलहाते खेतों ने दिल ठंडा कर दिया। खेतों की हरियाली को छूकर आती ताज़ा हवा जिस्म से टकराकर ताज़ा दम कर देती थी। चंद पल वो आंखें बंद की इस ताजगी को महसूस करती रही और जब आंखें खुलीं तो निगाहों के सामने जो मंजर था वो सुलगा देने को काफ़ी था। छत से रोजीना की हवेली साफ दिखाई देती थी और शेरदिल ज़रा से फासले पर उसकी शहर से आई कज़न से बात कर रहा था। वो लड़की इधर उधर देखती कुछ कह रही थी और हाथ में थामे मोबाइल पर शेरदिल की उंगलियां तेज़ी से चल रही थीं। 2 मिनट मज़ीद कुछ बातचीत होती रही और फिर शेरदिल काफ़ी खुश था, वहाँ से चल पड़ा। नगमा फ़ौरन मुंडेर से परे हो गई कि उसकी निगाह ना पड़ जाए, मगर दिल बुरी तरह टूट गया था। यकीनन शेरदिल की रोजीना से राब्ते की कोई सबील निकल आई होगी या फिर कोई खैर खबर मिल गई होगी। कितने ही क्यास वो लगाती मन भर कदमों से चलती नीचे उतरी तो आखिरी 3 सीढ़ियों से पैर रिपट गया। घुटनों के बल सहन के फर्श पर आ गिरी। माँ, दादी और भाभियाँ भागी आईं उसे देखने और उसने जैसे मौका ढूंढा था। इस बुरी तरह से रोई कि सबके हाथ पैर फूल गए। वो कभी भी ऐसी छोटे दिल की नहीं थी। चोटों पर तो बिल्कुल भी वावेला नहीं किया करती थी। ज़ैनब भाभी समझ गई कि रोना किसी और बात का है, बस सबब नहीं मिल रहा था। वो उसे बहलाती हुई कमरे में ले गई, पलंग पर बिठाकर दरवाज़ा बंद किया और दुपट्टे से उसका मुंह पोंछा जो आंसुओं से तरबतर था। ए नगमा, क्यों रोई इतना? देख, मैं बार बार नहीं पूछूंगी कि क्या हुआ, एक ही बार में बोल दे। शेरदिल ने लाजमी कुछ कहा है तुझे? वरना तू ऐसी छोटे दिल की नहीं कि निक्की सी चोट पर रोने लगे। कुछ नहीं भाभी, बस दिल किया कि रो लूँ। तुम सबसे जुदा जो होना है तो इस ख्याल से रोना आ गया। ना ना ना, बातें ना बना नगमा, ये दीवार के पार तो सो रहे हैं तेरे। कंध टप के इधर, कंध टप के उधर। तू रोई है क्योंकि शेरदिल ने तुझसे कहा होगा कि वो अभी भी उस मर जानी रोजीना को चाहता है और तू इस रिश्ते से इनकार कर दे, है ना? ज़ैनब भाभी का अंदाज़ा ठीक था। नगमा के चेहरे का रंग बदला और उसने एक तवील होका भरकर आंसू साफ किए और मज़ीद टाल मटोल किए बिना सब कह दिया। ना हया बिल्कुल ही मुक गई उस मुंडे में। तूने कैसे सुन ली उसकी बातें? कहा क्यों नहीं कि उसकी बेबे मुंदरी डाल कर गई है तुझे? बात करनी है तो उससे करे, खुद ही जुतियाँ मार के सर गंजा कर देती वो। तुझे क्यों घसीट रहा है? वो समझता है भाभी कि मैंने रोजीना को भड़काया है। उसने काफ़ी दिनों से शेरदिल से बात नहीं की तो वो मुझे इल्ज़ाम दे रहा है कि मैंने अपने और शेरदिल के बारे में उल्टी सीधी बात कर दी है, तभी वो अब उससे बात नहीं कर रही। कहता है कि किसी तरह रोजीना से मिलकर मैं उसे राज़ी करूं ताकि वो शेरदिल की तरफ से दिल साफ़ कर ले। वो सपाट अंदाज में बताती चली गई। ना तो तू ऐसा करेगी क्या? भाड़ में नहीं जाए रोजीना, मरे परे। ना करे बात शेरदिल से। अच्छा ही हुआ, ये तो ब्याह होगा तो शेरदिल खुद ही तेरे साथ सीधा हो जाएगा। नहीं भाभी, मैं करूँगी बात रोजीना से। 3 दिन बाद बासित पायन ने शहर जाना है तो मैं बोदी को कहकर उसे पैगाम भेजूँगी मिलने का। शेरदिल वहीं चुपकर सारी बात सुन लेगा। भाभी तो उसकी आंखें खुल जाएंगी, पर उसके बाद मेरा और उसका कोई वास्ता नहीं होगा। मेरी और उसकी गल मुक जानी है बस। बेवकूफ़ी ना कर नगमा, मर्द तो आटे वर्गा होता है। जितना प्यार का पानी डालो उतना नरम होता जाता है। ये जो इर्द गिर्द की हवाएं चलती हैं ना, वो छू कर तो सभी को जाती हैं। बस जो पक्के किले से बंधा हो वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। तू शेरदिल का किला है, पक्की रहेगी तो कहीं भी उडारी नहीं मारेगा। नहीं भाभी, किले मजबूत हों या कच्चे, जिस मर्द ने इधर उधर का मुंह करना हो तो वो किला ही तोड़ देता है, और मैं टूटना नहीं चाहती भाभी। आंखों में आए आंसू छुपाती वो तेज़ी से बाहर निकल गई। ज़ैनब भाभी उसे तासुफ और दुख से देखकर रोजीना को जी ही जी में कोसने लगी। रोजीना बड़ी बेचैनी से घने दरख्त के साए में उसके मोटे तने से टेक लगाए नगमा का इंतज़ार कर रही थी। आज सुबह बोधी खास पैगाम देकर गया था कि वो उससे मिलना चाहती है, पर नगमा ने मिलने की जगह तब्दील कर दी थी। वो उसकी हवेली के आसपास उससे मिलना नहीं चाहती थी। रोजीना मुंह फट और बदलिहाज लड़की थी। जोश में आकर ऊंचा चिल्लाने लगती या उसी से पलट कर लड़ने लग जाती तो बदनामी उसकी भी हो सकती थी। 4 लोग मामे रहीम के घर से निकल आते तो क्या जवाब देती वो कि किस लिए आई थी।
اس لیے اس نے اسکول کی پچھلی طرف ہی اسے بلوا بھیجا تھا جہاں روزینہ اور شیردل ملتے رہے تھے۔ شیردل کو بھی کہلوا دیا تھا۔ روزینہ خاصی حیران ہوئی تھی، پہلے تو سوچا کہ نہ جائے، مگر جب سے اس کی اور شیردل کی منگنی کی خبر سنی تھی سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ ایسا تو اس نے اتنی جلدی ہو جانے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بھلا اوقات ہی کیا تھی نغمہ کی اس کے آگے؟ کہاں وہ شہر سے آئی وہیں کی ایف اے پاس جو ہاتھوں ہاتھ یہاں استانی لگ گئی تھی، اور کہاں یہ پنڈ کی جٹی نغمہ، کھلے پائچوں والی شلوار پہننے والی اور فیشن سے بے بہرا۔ کیا تھا جو گریجویٹ ہونے والی تھی؟ بھلا پرائیویٹ پڑھائی بھی کوئی پڑھائی تھی؟ وہ شیردل کو اب گھاس ڈالنا بند کر چکی تھی کیونکہ اسے نیا شہری گدھا مل رہا تھا اپنی انہی شہری کزنز کی بدولت، لیکن دل میں شیردل کی منگنی کا سن کر بھی آگ لگ گئی تھی۔ اب بھی وہ اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ شیردل سے رابطہ کر کے یہ منگنی توڑوا دے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ شیردل کو مزید اپنے ساتھ چپکانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر اسے اشارہ مل جاتا تو وہ منگنی کیا ہر شے توڑ پھوڑ دیتا اس کے لیے۔ بس اس رابطے کے آفٹر افیکٹس نے اسے شش و پنج میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ اکتا کر وہیں ایک طرف ٹیک لگا کر بیٹھنے کا سوچ رہی تھی جب اسے نغمہ آتی دکھائی دی، ساتھ اس کے حسب معمول بودی بھی تھا۔ ایک تو اسے دم چھلے بڑے پسند ہیں، نکمی سارے جہان کی، چنے بیچ کر پڑھائی کر رہی ہے۔ میری طرح کیا ہوتا نا ایف اے تو میں دیکھتی کیسے بی اے کرتی ہے۔ ہاں، نغمہ اس کے سر پر پہنچ گئی۔ چادر کے پلو سے چہرہ صاف کر کے اس نے مسکرا کر سر کے اشارے سے روزینہ کو سلام میں پہل کی، جس کا اس نے جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ دونوں کے مابین کچھ پل کو بالکل خاموشی چھا گئی، جیسے نہ وہ کچھ کہنے آئی تھی نہ اسے کچھ سننا تھا۔ بودی قریب ہی ٹوٹی شاخ سے مٹی اڑا رہا تھا تو کبھی اچھل کر پتوں کو شاخ سے مارنے کی کوشش کرتا۔ نغمہ نے خاموشی توڑی۔ اوئے بودی، جا گھر جا، تیری اماں نے کہا تھا جلدی واپس بھیج دوں تجھے، اسکول کا کام پڑا ہے تیرا کافی۔ او آپا نغمہ، اماں نے کبھی میری کتابوں کو کھول کر نہیں دیکھا، مجھے کام تے مٹی کرائے گی؟ وہ استہزائیہ مٹی اڑا کر بولا۔ جا نا، باتیں نہ چگی در سے، چل نکل۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ نغمہ اس کے جانے کے بعد گلا کھنکارتے ہوئے روزینہ کی جانب متوجہ ہوئی جو حسب عادت اپنی چوٹی سامنے ڈالے اس کے بلوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ نغمہ کنکیوں سے قریبی کچی دیوار کے پیچھے چھپ کر بیٹھے شیردل کو دیکھتے ہوئے بولی، روزینہ وہ مجھے تجھ سے کچھ کہنا تھا، اصل میں مجھے بھی تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ نغمہ کی بات کاٹتے ہوئے بولی، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے کہ شیردل سے منگنی ہو گئی تیری تو کلو پترا بن گئی؟ تیری جرت کیسے ہوئی اس سے منگنی کروانے کی؟ یہ جرت میں نے نہیں ہمارے بڑوں نے کی ہے روزینہ، اور میں تجھ سے یہی کہنے آئی تھی کہ تو شیردل سے رابطہ کر لے ایک بار۔ اس دن تیرے گھر بھی تجھ سے یہی کہا تھا مگر تو نے شاید اپنا فون بند کر رکھا ہے۔ شیردل تجھ سے محبت کرتا ہے روزینہ، وہ تجھی سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن تو نے اپنا نمبر بند کر رکھا ہے۔ ابھی بھی بس اتنا ہی کہنے آئی ہوں کہ تو ایک بار اس سے بات کر لے تاکہ وہ اگلا قدم اٹھا سکے۔ یہ اتنا لمبا بھاشن کس خوشی میں دے رہی ہے تو مجھے اس سے بات کرنی ہے یا نہیں وہ میں جانوں، لیکن میں کسی قیمت پر اس سے تیری منگنی رہنے نہیں دوں گی۔ میں جانتی نہیں کیا کہ وہ پورے پنڈ کا سب سے گبرو ہے اور اس سے شادی کر کے تو مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہے، تو ایسا میں ہونے نہیں دوں گی۔ میں تو شہر جانے والی ہوں، وہیں شادی کروں گی کسی شہری سے، مجھے ساری عمر اس پنڈ میں تھوڑی رہنا ہے۔ شیردل لاکھ اچھا صحیح پر میری مرضی کا نہیں ہے وہ۔ کدھر میں شہر کی 12 پڑی ہوئی، کہاں وہ پنڈ کا 10ویں پاس گنوار جسے فیس بک اور واٹس ایپ کا ہی پتہ نہیں تھا۔ وہ ڈنگروں میں رہ کر ڈنگر بن چکا ہے، میں اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ تو پھر جو ہوا ہے اس پر اعتراض کیوں ہے تجھے روزینہ؟ یہ منگنی کیوں توڑوانا چاہتی ہے؟ اور شیردل بھلا کس آسرے پر توڑے گا منگنی؟ ایسے توڑے گا وہ، روزینہ نے لہرا کر 2 چٹکیاں بجاتے ہوئے کہا۔ آج میں اس سے کہوں گی نا کہ میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی، مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ اور نغمہ مجھے دھمکا کر گئی ہے کہ میں شیردل سے رابطہ ختم کر دوں ورنہ وہ مجھے پورے پنڈ میں ذلیل کر دے گی۔ تو دیکھنا کیسے شام سے پہلے سارا شگن تیرے منہ پر مار کر آتا۔ تو سمجھتی کیا ہے مجھے؟ اس کے بعد میں شہر چلی جاؤں گی اور وہ پوری حیاتی میری اڈیکوں میں رہے گا۔ شیردل کے اتنے برے دن نہیں آیا بھی حسانی۔ یکدم وہ دیوار کے پار سے نکلا تھا، روزینہ کا رنگ فک ہوا تھا۔ نغمہ بھی پل بھر کو تھرا اٹھی۔ یہ طے نہیں ہوا تھا کہ شیردل یوں سامنے آ جائے گا، مگر اس کا سرخ چہرہ اس کے ضبط کی کہانی سنا رہا تھا۔ شیرو کوئی کھڈونا نہیں استانی، تیری دل پشوری کے لیے نہیں بیٹھا ہوا یہاں۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ نغمہ سے منگنی میری اب ہوئی ہے؟ نہ نہ نہ، بچپن کی منگ ہے یہ میری۔ کہتے کہتے وہ نغمہ اور روزینہ کے درمیان آ کھڑا ہوا تھا۔ تو شہری ہے تو میں پنڈ کا ہوں، پنڈ والوں کو اتنے آرام سے دانہ نہیں ڈال کر جاتا کوئی۔ تیرے سارے کام میرے سامنے تھے۔ وہ منڈا جو ڈھیلی پینٹ پہن کر آیا تھا 4 دن پہلے پنڈ، میں تبھی سب کچھ جان گیا تھا استانی۔ یہ تو آج تجھے یہاں بلانے کا مقصد بس تجھے تیری اوقات دکھانا تھا۔ نغمہ میری بچپن کی محبت ہے، تو راہ میں آنے والا گھڑا تھی جس میں میرا پیر اڑ گیا تھا، ورنہ منزل میری میں جانتا تھا۔ یہ جو واٹس ایپ ہے نا، ان کا استعمال مجھے چنگی طرح آتا ہے،
तभी तो तेरी उस शहरी कज़न से तेरा नया नंबर लेकर पिछले 1 हफ्ते से किसी और नंबर से तुझसे बात कर रहा हूँ, और तू ये जाने बगैर कि मैं कौन हूँ, किधर ठिकाना है मेरा, बस शहरी मुंडा समझकर मेरे साथ भागने को भी तैयार हुई बैठी है। फिटे मुँह ऐसी सोच पर भाई। रोजीना का चेहरा खिफ़्फ़त से जर्द पड़ता जा रहा था। शेरदिल सब सच कह रहा था। वो वाकई किसी अनजान बंदे से कई दिन से बातचीत में काफ़ी आगे निकल आई थी, और दूसरी तरफ अपने शहरी कज़न के साथ भी सेटिंग कर रखी थी। वो शेरदिल को इतना चालाक नहीं समझती थी। उसे तो अपनी कज़न पर हैरत थी जिसने शेरदिल को उसका नया नंबर दे दिया और बताया भी नहीं। माथे पर आया पसीना साफ करके वो चिल्लाने वाले अंदाज में बोलने के लिए पर तोलने लगी थी कि शेरदिल ने टोक दिया, चुप, बिल्कुल चुप, मुंह तोड़ दूंगा नहीं तो। पेनू मत, जनानी की ऊंची आवाज़ नहीं सहते। ये शहर नहीं कि करतूत करके रोला डाल दे और कुट पड़ जाए बेचारे बंदे को। बीबी इधर नाक काट देते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आज के बाद जितने दिन पिंड में है मुंह ना दिखाना, वरना बासित पयन के खूह में फेंक दूंगा, समझी? चल अब अपने घर दफ़ा हो, इससे पहले कि मैं बेबे को मामे रहीम के पास भेजूं कि जाकर तेरी सब करतूतें खोल आए। तू तो वैसे ही एक आंख नहीं भाती उसे। वो हक्का बक्का खड़ी रोजीना को तनफ्फर से देखता मुड़ा तो नगमा वापसी के लिए पलट चुकी थी। एक पल भी मजीद देर किए बिना वो उसके पीछे लपका तो रोजीना को होश आया। उसकी नगमा के लिए बेताबी इस कदर अयां थी कि पहली बार उसे ख्याल आया कि कहीं वाकई शेरदिल के हाथों वो ही बेवकूफ़ तो नहीं बनी थी, और ये जो इतने दिन से जिस लड़के से बातें कर रही थी वो शेरदिल था, और उसे एक लम्हे के लिए भी शक नहीं हुआ था। उसका जी चाहा अपना सर पीट ले। अपने तई वो शहरी लड़का समझकर उसे शादी तक तो ले आई थी। पोज बना बना कर तस्वीरों की भी भरमार कर दी थी। क्या हो जो शेरदिल सारा कुछ उठाकर उसके नाना को दिखाने चला आए। वो उस काउदी से कुछ भी तवक्को रखती थी तो कम था। वो ऐसी बातों में आई थी कि बिना सोचे बिना जाने हर रोज़ ढेरों तस्वीरें भेजती रही। हसद और जलन के एहसास से लबरेज आंखों से वो शेरदिल को नगमा के पीछे जाता देखती रह गई थी। उस पल कितनी तनकर चल रही थी नगमा। कैसा बांका सजीला नौजवान उसके पीछे उसे मनाता हुआ चला आ रहा था। रोजीना ने हकारत से एक जानिब थूक दिया। उसे जल्द से जल्द इस पिंड से चले जाना चाहिए। ये सोचकर वो चेहरे और बालों पर हाथ फेरती घर की जानिब चल दी। इस वक्त वो किसी का भी सामना नहीं करना चाहती थी। व्हाट्सएप और फेसबुक के चक्कर में खासी ख्वारी हो गई थी उसकी। नगमा तेज़ तेज़ कदम उठाती घर जा रही थी। वो गुस्से से ज़्यादा रंज की कैफियत में थी। शेरदिल से नाराज़ी इतनी थी कि वो उसकी सफाई भी सुनना नहीं चाहती थी। समझता क्या था वो खुद को? जब दिल किया झाड़ पर चढ़ा दिया, जब दिल किया उतार कर पटक दिया। कैसी कैसी बातें नहीं सुनी थी उसने रोजीना के मुंह से उस एक शख्स के लिए। उसका कौन सा तंज था जो नहीं सहा था। अब सब याद आ रहा था तो दुख उबल उबल कर आंखों से बहने लगा था। पानी इतना था कि रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी पल उसका पैर रिपटा और गिरने से पहले ही शेरदिल ने उसका बाजू थाम लिया। किधर भागी जा रही है? कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, सुनती क्यों नहीं? वो हाँप रहा था। उसके लहजे में बला की अपनायत थी, मगर वो बिला वजह चिढ़ गई। उसी तेज़ी से कदम उठाती बोलती चली गई, मुझे नहीं सुननी तेरी कोई भी बात शेरदिल। किस लिए सुनो? अब जब तेरी रोज़ी रोजीना बन गई है तो तुझे नगमा की कदर होने लगी। उसने तेरा इस्तेमाल किया, फ़ायदा उठाया, और जब दिल भर गया तो मेरे हवाले भी करने को तैयार ना थी। और तू मुझ पर उसके लिए शक करता रहा कि मैंने ही उसे भड़का दिया है तेरे खिलाफ़। वो एक झटके से पलटते हुए रुकी। शेरदिल दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए खुद भी ठहर गया। आज अगर तूने खुद उसकी बातें सुन ना ली होती तो तुझे कभी मेरा यकीन ना आता शेरदिल। तो हर चमकती चीज़ को देखकर उसकी जानिब लपकता है। मैं तेरी आदत जानते हुए भी खामोशी से तुझे दिल में बसाए बैठी रही, पर अब और नहीं। तो आज मेरी वाह वाह करेगा, कल फिर किसी और के कसीदे पढ़ने लगेगा। दुनिया से ना हुस्न ख़त्म होना है ना फ़रेब। कब तक धोखे खाता रहेगा और राहें भरता रहेगा? अच्छा यही है कि जा और बेबे से कहकर मंगनी ख़त्म करवा दे शेरदिल। मैं सारी उम्र दुख नहीं सह सकती। बोल लिया कि और भी कुछ बोलना है? वैसे ज़ुबान तो तेरी भी वाह वाह तेज़ है। अब मेरी बात सुन नगमा, मुझसे गलती हुई लेकिन मेरी बात का यकीन कर। तू मुझे बचपन से जानती है कि मैं तेरे से झूठ नहीं बोलता, ना कुछ छुपाता हूँ। छुपाया होता तो पहले दिन से लेकर अब तक की सारी कहानी तुझे पता ना होती, और तू मुझे आज उन्हीं बातों के मीने ना दे रही होती। रोजीना पर शक मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने शहर से आया बाऊ उनके घर जाते देखा था, और फिर उसके साथ रोजीना मुझे अपनी छत पर चढ़ी नज़र आई। उसी दिन मैंने दूसरी सिम ली अपने यार से और उसकी कज़न से उसका नया नंबर भी। 4 तारीफ़ें उसकी भी करके वास्ता दिया कि रोजीना को इस बारे में ना बताए, जिसका मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो खामोश रही। उस नंबर से मैंने रोजीना से दिन रात राब्ता किया, और वो जो मुझे मिलती नहीं थी अब हर वक्त व्हाट्सएप पर टंगी मिलती। इससे ज़्यादा क्या मालूम करना था मैंने? ये सारा आज वाला ड्रामा तो तेरे लिए किया मैंने, ताकि तेरे सामने मैं उसे उसकी औकात दिखा दूँ। मुझे पता था पिछली बारी भी उसने तेरी कितनी बेइज्जती की थी। पोती ने बताया था मुझे कि तुम मामे रहीम के घर से रोते हुए निकली थी। मैं देख सच्ची बात करूँगा कि मुझे दुख बहुत हुआ उस तानी के ऐसा करने का। बेबे के साथ भी ख्वाम का कपत डाल दिया मैंने।
بس میں غصہ تھا بہت، جو دل کر رہا تھا ساروں پر اتار دوں۔ دیکھ شیرو نے کبھی کسی مائی کے لال سے معافی نہیں مانگی، لیکن تجھ سے کہہ رہا ہوں، معاف کر دے مجھے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ آئندہ ایسا ہوا تو قسمیں جو سزا دے گی قبول ہوگی مجھے۔ نغمہ کے ہونٹوں پر پہلی بار مسکراہٹ ابھر کر سمٹی۔ وہ دل میں خوش بھی ہوئی پر اتنے آرام سے راضی ہو جاتی تو جو اتنا دل دکھا تھا اس کا کیا؟ اس لیے آنکھیں ماتھے پر رکھتے ہوئے بولی، تیرا اعتبار ہی نہیں رہا مجھے شیر دل، تو آج کچھ تو کل کچھ، کل کو اور کوئی نظر آ گئی تو پھر مجھ سے آنکھیں پھیر لے گا۔ چلتے چلتے وہ چاچے کمالے کے گھر کے قریب آ گئے تھے، جہاں سے چاچی فریدہ کے چلانے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ نغمہ نے ہنسی دبائی تو شیر دل نے موقع غنیمت جان کر فوراً کہا، جیسے چاچی نے چاچے کو نکیل ڈال رکھی ہے نا، ویسے ہی تو مجھے ڈال کر رکھنا، پھر نہیں میں جاتا ادھر ادھر۔ وہ دونوں ہاتھ لہرا کر سر کی پشت پر باندھ کر ترنگ سے چلتا ہوا بولا۔ اب کی بار نغمہ کی ہنسی نہیں رکی، ایک تو اس کی بات پر، دوسرا عین اسی وقت چاچا کمالہ گھر کے دروازے سے باہر اس انداز میں نکلا جیسے پیچھے سے دھکا دیا گیا ہو۔ ساتھ ہی درمیانے سائز کا اسٹیل کا ڈول بھی چاچے کے پیروں میں اچھال دیا گیا، جس سے بچنے کے لیے چاچا خود بھی اسپرنگ کی مانند اچھلا تھا۔ ہی وہ تیری چاچی آج پھر پٹڑی سے اتری ہوئی ہے، بہت ہی غصہ آ جاتا ہے نمانی کو۔ دہی لینے جا رہا ہوں، لسی شسی پیے گی تو دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ان دونوں کو دیکھ لینے کے بعد وہ کھسیاتے ہوئے بولا تو آگے سے دونوں کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ چلو دفع ہو، گھر منگنی کرا کے بوتے چوڑے ہو گئے ہو، کھلے عام پھرتے پھر رہے ہو، شرم ہے کہ نہیں؟ ان کے ہنسنے سے چاچے کو غیرت آئی تو الٹا جھاڑ دیا، خود ڈول میں دہی لینے چل دیا اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ دیکھ ایسے تیری غلامی کروں گا، من جا، چھوڑ اب ناراضی نغمہ، نہ منہ پھیر میرے سے۔ وہ اسے مزید لالچ دیتا بولا تو نغمہ کے قدم رک گئے۔ اس نے سنجیدگی سے شیر دل کو دیکھا اور سبھاؤ سے بولی، تجھے کیسے لگا شیر دل کی مجھے ایسا خامن چاہیے جسے ہر وقت میرا تراح ہی پڑا رہے؟ میاں بیوی ایک ہی درخت کی ڈالی ہوتے ہیں، جو دھوپ لگے تو دونوں سہیں، جو میںہ برسے تو دونوں بھیگیں، دکھ سکھ کا ساتھ ہوتا ہے، خوشی غمی کا ملن ہوتا ہے۔ حد سے بڑے ہوئے روب نہیں سہتا یہ رشتہ، سمجھے؟ سمجھ گیا، تو بہت سیانی ہے نغمہ، میں تو تیرا شاگرد بن کر رہوں گا، بس منگنی نہ توڑ۔ دیکھ تجھے واٹس ایپ پر روز چنگے چنگے میسج کیا کروں گا، اور صرف تیرا ہی نمبر میرے پاس رہے گا۔ جب دل سے دل کے سگنل ملے ہونا شیر دل، تو ان موبائلوں اور واٹس ایپ وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ تو شیطانی ہیلے ہیں، ان میں کل کوئی اور تو پرسوں پھر کوئی اور۔ یہ تو مزے سے مزہ جڑا ہے شیر دل، اس میں جتنا گھسے گا اتنا ہی گند لگتا جائے گا اپنے ساتھ، لیکن جب دلوں میں رب محبت پیدا کر دے تو یہ سب ذریعے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ مجھے بھلا ان کے لالچ میں کیوں ڈال رہا ہے؟ پہلی بار شیر دل کا دل فخر کے عجیب سے احساس سے معمور ہو گیا۔ وہ لفظوں کا کھلاڑی ہوتا تو اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر دیتا، جو اس وقت وہ نغمہ کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ اسے بیبے کی سب باتیں ایک دم سچی محسوس ہوئیں۔ تو پھر معاف کر دینا، میں بڑی بڑی نہیں کروں گا، لیکن نغمہ میری منزل تو ہی ہے، باقی سب تو سراب تھا جس نے مجھے میں بھگایا اپنے پیچھے، میری ہر راہ تیرے تک آتی ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت اظہار بھلا وہ اپنے پنڈ کے سب سے گبرو جوان کے منہ سے کیا سنتی؟ اب ایسی بھی کہاں کی اکڑ تھی، وہ تو شفاف دل کی مالک تھی، ریاکار نہیں تھی۔ شیر دل کو اگر احساس ہو گیا تھا تو صد شکر، وگرنہ وہ کون سا اس شادی کو روکنے کی کوشش کرنے والی تھی۔ وہ اس کی دھڑکنوں میں بستا تھا، سبق ضرور سکھانا چاہتی تھی اور روزینہ کی اصلیت بھی بتانا چاہتی تھی، جس کے لیے آج قدرت نے خود موقع فراہم کر دیا۔ اب تو اپنے ہی کھونٹے سے باندھے رکھنا تھا اسے ہمیشہ۔ وہ مسکراہٹ دباتی، چادر کا پلو اچھے سے سر پر جماتی اسے دیکھتے ہوئے بولی، مجھ تک آنے کے بعد اپنے سب کیواڑ بند کر لینا شیر دل، جس سے کوئی پرائی ہوا اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو میرے دل کا چین بنے اور میں تیرے دل کا قرار، ہم دونوں ایک دوجے کے منٹھار بنے۔ باتیں تو رج کے سونیاں کرتی ہے، تیری قسم شیر دل کبھی تجھے دگا نہ دے گا۔ نغمہ کے چہرے پر بے حد اطمینان پھیلا تھا، اس کی مراد ناتمام نہیں رہی تھی۔ قدرت نے بڑے سبھاؤ سے اس کے رستے آسان کر دیے تھے، ورنہ بظاہر اس کے پاس وہ اوصاف نہیں تھے جن سے وہ روزینہ کو مات دے پاتی۔ شام ڈھلنے والی تھی، شیر دل 2 قدم اس سے آگے چلنے لگا، اس کے پیچھے گھر تک جاتے ہوئے نغمہ کے قدم کہکشاؤں کو زیر کر رہے تھے۔ شیر دل نے پلٹ کر ایک نگاہ اس کے چمکتے خوبصورت چہرے پر ڈالی، مسکرا کر چہرہ واپس موڑتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، بیبے نے سچ کہا تھا کہ جو روپ مٹھی مٹھی لو دے اس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل سکون پاتا ہے۔ ختم شد جی۔ تو یہ چھوٹی سی سٹوری جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ لائٹ سی کہانی تھی اور اچھی بھی لگی مجھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اور آپ سب کی فرمائش میں سے کوئی ناول میں چنوں گی اور کوشش کروں گی کہ ریگولر اپلوڈ کر سکوں، لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ میرا دھیان کروشے کی جانب ہے، اس کی ویڈیو بھی بنانی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی چیز بھی بنانی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے مصروفیت کچھ بڑی ہوئی ہے۔ کوشش کروں گی کہ دونوں چینل پر ریگولر اپلوڈ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکوں، اور پرانے ناولز جو ہے میں فی الحال پرائیویٹ کر رہی ہوں آہستہ آہستہ، تو وہ جو ہے
دھیرے دھیرے ہی اپلوڈ ہوں گے جیسے جیسے ٹائم ملے گا، لیکن ریگولر اپلوڈ جو ہے نا وہ پرانے ناولز بھی نہیں ہوں گے۔ کوشش کروں گی کہ ان کو پہلے ایڈٹ کر لوں، مکمل ان کی ایپیسوڈ تیار کر لوں اور پھر ایک ساتھ ہی جو ہے انہیں شیڈول کر دوں گی، تاکہ جو ہے وہ آٹو اپلوڈ ہوتے رہیں اور میں اپنا باقی کا کام جو ہے ریگولر جاری رکھ سکوں۔ دعا کیجیے گا کہ جب مونیٹائزیشن کے لیے اپیل کروں تو مونیٹائزیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے چینل کی۔ ابھی اس چینل کی تو نہیں کروں گی، البتہ دوسرے چینل کی جلد کرنے والی ہوں۔ دعا کیجیے گا، انشاءاللہ امید ہے کہ مونیٹائزیشن ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔